तो 2023 की महाभारत की अब कर लेते हैं बात। तो रायपुर से इसी महाभारत से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि महाभारत के लिए योद्धा जब तैयार होते हैं पहले मंथन किया जाता, रणनीति बनाई जाती है। इसके लिए कांग्रेस रणनीति बनाने वाली है और महाधिवेशन कांग्रेस का होने वाला है और इसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं रायपुर। 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से बैठक होने वाली है। स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। यह बैठक होगी और शाम 4 बजे विषय समिति की अध्यक्षता भी वो करने वाले हैं। यह 24 फरवरी का कार्यक्रम आपको बता दिया। 25 फरवरी की अगर बात की जाए तो सुबह 10:30 बजे से रात 8:30 बजे तक प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं और 26 फरवरी को दोपहर 1 बजे समापन कार्यक्रम में वे शामिल होने वाले। शाम 4 बजे जनसभा रखी गई है जिसमें वो संबोधित करने वाले हैं और 8 बजे फिर 26 तारीख को 8 बजे नई दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो 3 दिनों का उनका यह कार्यक्रम है और कुछ ही देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए हैं रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अधिवेशन रखा गया है रायपुर में और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। 15,000 डेलीगेट्स कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए आना शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रायपुर पहुंच चुके हैं। 3 दिनों का उनका कार्यक्रम भी आपको हमने बताया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते आने से मुझे इतनी खुशी हो गई है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और आप लोगों से मिलकर भी बड़ा खुशी हुआ है। लेकिन रंज की बात यह है, जब मैं यहाँ पर अपने प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेरा जी को अरेस्ट करके, वो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर में दरअसल कल से कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अधिवेशन में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं। अधिवेशन को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो निकाली थी उसका लाभ मिलेगा, ये भी वो कह रहे हैं। अधिवेशन को लेकर सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के नेता मंथन करने वाले हैं। सर, बड़ा अधिवेशन यहाँ होने वाला है, तैयारियों की अगर बात करें क्योंकि सारे लोग प्रदेश पर सारे कैसी तैयारी चल रही है सर? तैयारी जबरदस्त है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत उत्साहित हैं कि पहली बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से 2024 का रोड मैप बनेगा कि किस प्रकार से हम आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से हम लोग आगे जाएंगे, ये सारी तैयारी होगी। बघेल साहब, तैयारियों की बात को उससे पहले यहाँ पर ईडी की छापे पड़े आपके प्रदेश में, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा को रोक दिया गया, असम की पुलिस आती है उनको हिरासत देती है, इसको कैसे देखते सर आप? ये निम्न स्तरीय हरकत है, इसके अलावा कुछ नहीं है और इस राजनीति को इतना नीचे स्तर पर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी किस स्तर में उतरेगी इसको कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आखिरी सवाल है सर, बीजेपी कहते हैं कि इस तरह का बयान पवन खेड़ा ने दिया तो इसलिए उन पे इस तरह का एफआईआर दर्ज की गई। हाँ, तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का अपने गिरेबान को देखना चाहिए कि उस समय मोदी जी ने सोनिया जी के बारे में क्या कहा, अमित शाह जी ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, राहुल जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में, तो पर उपदेश कुशल बहुत रहे। बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 रायपुर। रमेश ने बयान दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है और ईडी के जरिए अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। पवन खेड़ा के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए। विपक्ष की एकता बड़ी मजबूत है और ईडी के खिलाफ हमारी एकता मजबूत है, ये बात जयराम रमेश ने कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके।
जयराम सर, मेरा सवाल है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा है कि 2024 में कांग्रेस विल लीड द अलायंस, तो क्या इसमें टीएमसी और टीआरएस के लिए कोई जगह है? क्या उनसे भी बातचीत करेंगे? क्या इस बारे में कोई रोड मैप आएगा इस अधिवेशन में? आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के भाषण का इंतजार कीजिए। परसों उनका भाषण है, 40 मिनट का भाषण होगा, उसमें ये सब राजनीतिक मुद्दे का जिक्र होगा। पर हम मानते हैं कि अगर कोई गठबंधन बनता है, उस गठबंधन के सभी पार्टियों को हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। सभी पार्टियों को स्पष्ट तरीके से, बिना डर के, बिना खिसखिसा के, बिना कोई समझौता के, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये जो गठबंधन बनेगा, जो कोई पार्टी कहेगी कि हम कांग्रेस के साथ, आज कांग्रेस पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो प्रधानमंत्री की नीयत, प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। ईडी के छापे पड़े हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। तो मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ अगर आप साहसिक ढंग से आवाज उठाएंगे तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आपके साथ काम करेगी। पर जो हम चलिए बढ़ते आगे। एमपी अब विधानसभा चुनाव के मोड में आ चुका है और ऐसे में प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका रखने वाले ग्वालियर चंबल में राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई है। यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया की बदौलत ही यहां कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाई थी, लेकिन सिंधिया ने पाला बदल लिया और अब कांग्रेस का दावा है कि इस इलाके में सिंधिया की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि उपचुनाव में 2020 में ग्वालियर चंबल में आधी सीट वो हार गए थे, तभी सिंधिया की साख गिर गई थी। सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस इस इलाके में क्लीन स्वीप करेगी। बीजेपी कह रही है कि सिंधिया एक जन नेता हैं, उनके आने से 2023 के चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। 2018 में सिंधिया का चेहरा दिखाकर सत्ता में कांग्रेस आई थी। सिंधिया जी की साख का सवाल ही नहीं है। सिंधिया जी तो उपचुनाव में ही आधी सीटें हार गए, वहां पर बीजेपी महापौर हार गई ग्वालियर का 67 सालों में पहली बार, बीजेपी मुरैना का महापौर हार गई। सिंधिया जी के जाने के बाद से जितनी परेशानियां थी, जो उनके लाइबिलिटी हमारे ऊपर थी, वो सब बीजेपी में चले गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, आज भाजपा के नेताओं को जनता देखना पसंद नहीं कर रही। विकास यात्रा का क्या रायता फैला है, क्या फजीयत हुई है, ये सबके सामने है। सिंधिया जी की साख का सवाल नहीं है, वो साख तो पहले ही खत्म हो चुकी है। देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 18 के चुनाव परिणाम हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट कर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसी से पता चलता है कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, जनता में स्नेह क्या है, और उसी प्रकार से जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कांग्रेस तो धरातल से गायब है, जो प्रश्न उठा रही है। पर सिंधिया जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, उनके साथ जो आए लोग, उनको जो वोट परसेंटेज मिला है, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि सिंधिया जी जनप्रिय नेता हैं। साल 2023 चुनावी साल है और चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से सभी राजनीतिक दल जनता के बीच पैठ बनाने में जुटे। संस्कार धानी में चुनाव के लिए मुद्दे क्या होंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा और शहर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम मुद्दे चुनाव में फिर उठेंगे। इसलिए हम पहुंचे जनता के बीच और उनसे जाना कि इस चुनाव में उनके लिए क्या मुद्दे मायने रख रहे हैं। चुनावी साल है और इस साल चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार शुरू हो चुका है। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, या तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन आज शहर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, जनता क्या सोचती है और क्या उम्मीद करती है कि आने वाली सरकार किन मुद्दों पर जनता को लेकर के किस तरह अपनी तरफ आकर्षित करेगी, वोट का आधार बैंक क्या होगा, उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे चर्चा करते हैं क्या रहेंगे इस बार चुनावी मुद्दे, क्या लगता है? देखिए, चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गया,
सड़कें हो गई, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हो गई। पर सबसे बड़ी समस्या अभी प्रदेश की ये है कि प्रदेश में 10 लाख से ऊपर पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं। उनको लेके सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अभी हाल ही में वो एक परीक्षा रद्द कर दी थी, जो पेपर उनने भोपाल में दिया वही सागर में दे दिया। वो 4 लाख जो परीक्षार्थी थे जिनने अपनी मेहनत से परीक्षा दी थी, शुल्क भरा था, उनका क्या हुआ? उसका भी कुछ नहीं हुआ। यही सब मुद्दे हैं, विकास के हैं और सड़क के हैं। नर्मदा जी का मुद्दा है शहर में। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए इस बार के चुनाव में। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रहेंगे मुद्दे अभी तक की सरकारों ने जो काम किए हैं, या नगर सरकार की बात करें कि जबलपुर के विकास में विधानसभा वार क्या स्थिति रही है, क्या लगता है? देखिए, बात की जाए जबलपुर की, तो जबलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे टूरिज्म की बात की जाए तो भेड़ाघाट, इंसान की बनाई हुई चीज़ तो बहुत सारी जगह मिल जाएगी, लेकिन प्रकृति जो कुदरत ने बनाया है, भेड़ाघाट हमारे पास है। जबलपुर शहर में विकास की अगर बात की जाए तो भोपाल है, इंदौर है, आप देखिए कितना डेवलप है। शहर में अभी एक फ्लाईओवर मिल गया है, फ्लाईओवर बन गया, मेट्रो की होना चाहिए शहर में। शहर में साफ़ सफाई के स्टेडियम जबलपुर में एक रानीताल स्टेडियम है, उसमें भी अभी आप देखिए कि खेलों को लेकर अगर बात की जाए कि जो इंदौर या भोपाल या ग्वालियर में जो स्टेडियम है, अब जबलपुर में क्यों नहीं है? और जबकि जबलपुर की कनेक्टिविटी सभी जगह से है, तो जबलपुर में स्पोर्ट्स को लेकर कुछ बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए शहर में। और जहाँ तक कि सड़कों की बात की जाए तो अभी सड़कों का काम चल रहा है, फ्लाईओवर एक मिल चुका है, लेकिन इस फ्लाईओवर को मेरा जहाँ तक मानना है कि इस फ्लाईओवर जो दमोना का जा रहा था, इसको जाना चाहिए सीधे बाईपास, क्योंकि आज नहीं तो कल शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, शहर बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि शहर का डेवलप तब होगा जब यहाँ की कनेक्टिविटी, सड़कें अच्छी होंगी, शिक्षा अच्छी, मतलब 50 साल तक का विजन लेके चलना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 50 साल तक का विजन लेके चलने चाहिए। हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? इस बार क्या विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो स्थानीय विकास, दूसरा जब तक जबलपुर शहर का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक ये शहर विकास नहीं कर सकता है, भले ही आप इसको कहीं से भी जोड़ दें। और इसके लिए कोई भी मंत्री इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है कि जबलपुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जो पहले यहाँ पे कारखाने थे वे भी यहाँ से हटते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ आज 2023 की महाभारत में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए।